हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुभम राउत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपंथी में। गाइस, आज मैं आपको कोई आउटलाइन नहीं बताने वाला। आज मैं किसी भी वर्ड्स के बारे में बात नहीं करने वाला। आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरी स्टेनो जर्नी के बारे में, कि मैंने स्टेनो कैसे शुरू की, किसने मुझे बताया और कब से मैंने स्टार्ट की और अभी भी कर रहा हूं। तो उस सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता रहा है अचानक से, पहले कुछ और बता रहा था मैं और अब मैं कुछ और बता रहा हूँ। तो गाइस, अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना, ठीक है, और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज है 6 अक्टूबर। तो गाइस, जब भी अक्टूबर का महीना आता है तो मुझे मेरे जो मैंने स्टेनो स्टार्ट करी थी वो मुझे याद आ जाता है। तो आज से ठीक 4 साल पहले, मतलब कि अक्टूबर 2018 में मैंने स्टेनो स्टार्ट करी थी सीखना। तो उसके बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आज हो चुके हैं, मतलब अक्टूबर में 4 साल मुझे स्टेनो करते हुए। तो इसीलिए मैं आपके साथ में अपनी स्टेनो जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टेनो कैसे शुरू की, मतलब कि मुझे किसने बताया। तो मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि मुझे स्टेनो करनी चाहिए, या किसी बड़े ने या किसी भाई ने या कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसने, मुझे किसी ने नहीं बताया कि मुझे स्टेनोग्राफ़र बनना चाहिए या स्टेनो सीखनी चाहिए। कि गवर्नमेंट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं गवर्नमेंट का, और एसएससी में या हाई कोर्ट में या रेलवे में किसी में भी आप एग्ज़ाम क्रैक करके स्टेनोग्राफ़र बन सकते हैं। मुझे किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया था। बात है 2012 की। उस समय एक एग्ज़ाम निकला था, मतलब कि फॉर्म निकले थे एसएससी स्टेनोग्राफ़र के। तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था स्टेनोग्राफ़र के बारे में कि स्टेनोग्राफ़र होता क्या है। बस उसमें ये था कि 12th मांगी थी। तो 12th मेरी उस वक्त, मैंने एग्ज़ाम दे ही दिया था और रिज़ल्ट भी आ चुका था। तो दिसंबर की बात है, दिसंबर में मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो और एग्ज़ाम सेंटर मेरा आया था अजमेर। तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कि होता क्या है, क्या करना होता है इसमें, और लिखते कैसे, मतलब कुछ भी नहीं पता था। शून्य था, शून्य, नगण्य था इसके बारे में मुझे जानकारी जो थी। नीलवट्टा सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने वो फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दे दिया बिना तैयारी के। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एसएससी होती क्या उस टाइम, क्योंकि 12th करी थी, इतना कुछ जानकारी थी नहीं। तो इसीलिए वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो उस वक्त से मैंने ये सोच लिया था कि स्टेनोग्राफ़र बनना है, स्टेनो सीखनी है। लेकिन फिर 12th के बाद मैं बीएससी करने लग गया। 3-4 साल में बीएससी किया, और 4 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 1 साल फेल भी हो गया था, इसलिए मैं 3-4 साल ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद 2018 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैं एक जॉब करने लगा। वो जॉब ऐसा था कि 3-4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर था, इसलिए मैंने वो जॉब करी और उसमें अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। तो वो इसलिए मैंने वो जॉब करी, और जैसे ही वो 3-4 महीने कंप्लीट हुए उस जॉब के, जैसे ही मेरे सैलरी मिली तो मैंने एक इंस्टीट्यूट था, मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया। पहले तो मैंने वो सर्च किया कि मेरे नियर बाय में कोई स्टेनो इंस्टीट्यूट है जो स्टेनो सिखाते हैं। तो पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये किसी कॉलेज में इसकी पढ़ाई होती है, या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, या आईटीआई में। तो आईटीआई में होती है, लेकिन उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो इतनी जानकारी मैंने उस वक्त नहीं निकालती है, मुझे बाद में पता चला था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया माय नियर लोकेशन पे, कि तो फिर मुझे सबसे जो मेरे पास की लोकेशन थी जहाँ पर मैं इजीली जा सकता था, बस से मुझे व्हीकल मिल जाता था आराम से। तो मैं उस वक्त बस से ही जाता था, और अभी भी जाता ही हूँ, मतलब अभी नहीं जा रहा। तो मैं बस से जाता था, मुझे इजीली व्हीकल मिल जाता था जाने के लिए, आने जाने का। लेकिन और भी जगह मुझे मिली थी, लेकिन वहाँ पर मेरा जाने का साधन नहीं था, और काफ़ी उधर पैसे लग रहे थे जाने के भी। तो इसलिए जो मेरा नियर बाई लोकेशन था, मैंने वहाँ पर प्रेफर किया जाना। तो वहाँ पर मैंने गया। मैंने फर्स्ट डे जो मेरा था वहाँ पर, वो था मेरा 3 अक्टूबर का। जी हाँ, 2018 3 अक्टूबर को मेरी फ़र्स्ट क्लास थी वहाँ पर। और मैं एकदम
पीछे पीछे बैठा था एकदम कोने में। और जो बैक बेंचर्स बोलते हैं ना, तो स्कूल में भी वही आदत, कॉलेज में भी वही आदत। फिर जाके मैं एकदम कोने में बैठ गया। तो फिर टीचर ने आगे बुलाया कि आप आइए, आगे आइए, कॉपी लाइए अपनी, पेंसिल। फिर सर ने क ख ग घ सिखा रहे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या सीख रहा हूँ मैं, कुछ पता ही नहीं था। तो 2-4 दिन ऐसे ही चला, क्योंकि वो तो वर्ड्स बताते हैं ना शुरू में, जो 3 महीने का जो कोर्स होता है वो सिखा रहे थे। तो हालांकि बता दिया था सर ने कि आपका 2.5-3 महीने का कोर्स चलेगा, ठीक है। तो फिर वो हम कोर्स कर रहे थे, कोर्स सिखा रहे थे सर। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन ही हुए थे, तो मैं ये सोच रहा था यार मैं कर क्या रहा हूँ, ये क ख ग घ सीखने आया हूँ क्या मैं। लेकिन थोड़ा टाइम दिया, कंटिन्यू करते रहे, कोर्स कंप्लीट हो गया 2.5-3 महीने में, क्योंकि बीच बीच में मेरी छुट्टियां भी हो रही थी, नहीं तो वो 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है कोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 3 महीने हो गए, कोर्स कंप्लीट हो गया। फिर सर क्या करते थे, बोर्ड पे वर्ड्स लिखाते थे, तो उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी होती थी, ताकि हमारा जब हम डिक्टेशन लिखे तो हमारा हाथ चले, क्योंकि डिक्टेशन जब चालू हो जाएगी तो फिर डिक्टेशन तो चल रही है, आपका हाथ भी चलना चाहिए, तो वो उसकी प्रैक्टिस होती है उन वर्ड्स से। तो ऐसे करते 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 6 महीने हो गए, और 6 महीने में मैं 80 की स्पीड कवर करने लग गया था, क्योंकि मैं कंटिन्यू था। तो और सर भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिएगा, छुट्टी मत कीजिएगा। सडनली क्या होता है, मुझे एक हेल्थ इशू हो जाता है, और वो हेल्थ इशू ऐसा रहता है कि उसमें मैं बैठ नहीं सकता था। यह है बात 2019 फरवरी की, 2019 में फरवरी की बात है, मुझे हेल्थ इशू हो जाता है, और मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से मैं बैठ नहीं सकता था उस वक्त। और स्टेनो में तो बैठ के ही तैयारी करनी है, बैठ के डिक्टेशन लेनी है, बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो कैसे होता। बट वो जब शुरुआत उस बीमारी की हुई, तो मैंने सोचा कि यार ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, तो मैं कोशिश कर लेता हूँ, हो जाएगा, गरम सेक कर लेंगे, बाम लगा लेंगे या दवाई ले लेंगे तो उससे हो जाएगा। लेकिन वो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं उसे बहुत लाइट ले रहा था शुरुआत में 1-2 महीने में। फिर मेरा बैठना मुश्किल हो गया, मैं बैठ नहीं पा रहा था क्लास में। मैं अगर बैठ रहा था ना, तो कभी मैं ऐसे होता था, कभी ऐसे होता था, बीच डिक्टेशन में, डिक्टेशन चल रही है, दर्द मेरा स्टार्ट है और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, और कभी मैं ऐसे होता, कभी ऐसे होता। फिर मेरे फ्रेंड ने पूछा, मेरे जो हमारे साथ 4-5 जो हम फ्रेंड थे क्लास में, मैंने पूछा भाई क्या हो गया, डिक्टेशन क्यों नहीं लिख पा रहा तू। बोला भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, शायद हो सकता है मुझे स्टेनो छोड़नी पड़े, या फिर क्लास में आना ही नहीं पड़े मुझे। तो भाई इलाज करवा, चेक करवा, क्या है प्रॉब्लम, दिखा। तो फिर हम हॉस्पिटल में गए, एक बड़ा हॉस्पिटल है SMS हॉस्पिटल, वहाँ पर गए, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपका तो ऑपरेशन होगा। उन्होंने, डॉक्टर ने साफ कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, तभी आप ठीक हो पाओगे, नहीं तो आप नहीं हो सकते। घर वालों ने पूछा कि ऑपरेशन के बाद ये ठीक तो हो जाएगा ना, कोई पर प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इसे। डॉक्टर ने एक ही बात की, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। घर वाले डर गए। अब घर वाले सोचे यार ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे। तो घर वालों ने उस वक्त के लिए ऑपरेशन के लिए मना कर दिया कि नहीं, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं करवाना, कुछ और देखते हैं। फिर हम फिजियोथेरेपी के पास गए, मेरा भाई एक फिजियोथेरेपी का जानता था, तो उनके पास लेकर गया। और ये ऐसा समय था कि अभी तो हालत और ख़राब होनी थी। उन फिजियोथेरेपिस्ट के बाद पास गए हम, उन्होंने इलाज शुरू किया, कुछ एक्सरसाइज करवाई। कुछ दिन बाद क्या होता है, जैसे हम नीचे पालती मार के खाना खाते हैं ना, मेरा वो बैठना ही बंद हो गया। जैसे मैं पालती मार के खाना खाऊं, नीचे बैठ के ज़मीन पे, मेरे दर्द शुरू हो जाए, कभी मुझे पैर सीधा करना पड़े, कभी खड़ा हो जाना पड़े, या तो मैं, अब मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी, या तो मैं खड़ा हो जाऊँ, या तो खड़ा ही रह लूँ, या तो मैं लेट जाऊँ। ऐसी कंडीशन हो चुकी थी मेरी उस वक्त। और ये बात थी 2019 की, ये चल ही रहा था, अभी 5-6 महीने हो चुके थे। उसके बाद मैं ऐसे, जैसे मैं अभी कुर्सी पर बैठा हूँ ना, और जैसे हम बेड पे बैठते, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, मैं इस बेड पे बैठ के और फिर मैं खाना खाता था, और खाना भी मैं
बहुत जल्दी जल्दी खाता था क्योंकि मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं होता था और बैठा नहीं जाता था और मैं खाना खा के लेट जाता था। और धीरे 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 मेरा शरीर कमज़ोर पड़ता जा रहा था। घर वालों ने कहा कि यार अब तो इसका ऑपरेशन करा देते हैं, इसका दर्द देखा नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चा बीमार है, माँ बाप से कैसे देखा जाएगा। तो फिर हम वापस उसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए जहाँ पर ऑपरेशन के लिए बताया था, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी भीड़ थी क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी भीड़ थी और वहाँ पर नंबर लगते हैं ऑपरेशन के लिए। तो मुझे नंबर दिया गया 2-3 महीने बाद का। अब 2-3 महीने तक मैं कैसे सर्वाइव करता, लेकिन फिर भी उस वक्त के लिए मैंने सर्वाइव किया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ठीक हो जाऊं। और वो जो मेरा बीमारी का जो जर्नी चल रही थी उस वक्त 2019 में, ऐसे ऐसे माइंड में ख्याल आ रहे थे कि मैं ठीक हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मैं अपनी स्टेनो कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं, जो मेरा विज़न है, जो मैंने सोचा है, जो मैं बनना चाहता हूँ, मैं वो बन भी पाऊँगा या नहीं। और उल्टे सीधे ख्याल आते थे। अब आप समझ सकते हैं उल्टे सीधे ख्याल क्या हो सकते हैं, गलत ख्याल क्या हो सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने जितने भी इलाज हो सकते थे ना, जितने भी आयुर्वेद, होम्योपैथिक, किसी बाबा के दिखाना, कोई टोना टोटका, और किसी मसाज वाले के दिखाना, किसी हकीम के दिखाना, सब कर चुके थे सब। यहाँ तक कि मैं एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, NI है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये अपने जयपुर में ही है, वहाँ पर इलाज करवाए। वहाँ पर मैं 16 दिन भर्ती रहा, वहाँ से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 16 दिन बाद उनको वापस उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि और इनको 16 दिन भर्ती होना पड़ेगा, तो मना कर दिए, हम घर आ गए वहाँ से। फिर ऐसे करके हम एक मसाज वाले के पास गए। उन्होंने कहा कि आपका थोड़ा दिन इलाज करेगा। उन्होंने पेट में पट्टी वट्टी बांध दी कमर में और परहेज़ बता दी कि ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, और कंटिन्यू करना। 1 महीने वो भी कंटिन्यू किया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद एक फिज़ियोथेरेपी के पास वापस हम गए, जो बहुत ही अच्छा फिज़ियोथेरेपिस्ट अपने आप को कहते थे उस वक्त, हालांकि होंगे भी वो, लेकिन मेरा कुछ केस अलग ही था, तो इसलिए उनसे भी नहीं हो पाया। और उनकी उस वक्त पर डे की फ़ीस थी 250 से 300 रुपये। मैं जाता था, वो एक्सरसाइज करवाते थे, कुछ लेटा के, कुछ बिठा के, और स्ट्रेचिंग वगैरह, तो वो सब भी वो करवाते थे। और 250-300 रुपये पर डे के देना वहाँ पर, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और उनसे हुआ भी नहीं, 5-6 दिन हमने किया भी, लेकिन उतना आगे हम कंटिन्यू अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद फाइनली डिसीज़न लिया कि ऑपरेशन करा लेना चाहिए। फिर मैं, मेरी मम्मी और मेरे भैया, हम गए एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल था, अच्छा हॉस्पिटल था। तो वहाँ पर हम एक डॉक्टर के पास गए, उनको हमारी MRI रिपोर्ट दिखाई मैंने, मेरी MRI रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन होगा। वही सवाल मम्मी का कि ये ऑपरेशन के बाद ठीक तो हो जाएगा? तो कहा कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, बस इसको थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, वेट नहीं उठाना है, कोई भारी काम नहीं करना है, अचानक से कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है, आराम से सोना है, करवट बदल के उठना है, ये सब बातें। फाइनली मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद मैं एकदम लेटा हुआ था, घर वाले ही मुझे पकड़ के उठाते थे, खाना खिलाते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने तक तो मैं नहाया ही नहीं ऑपरेशन के बाद, क्योंकि टाँके थे ही कमर में, तो वो खुले नहीं थे, तो मैं नहा नहीं सकता था। तो मम्मी ही मुझे मेरे हाथ पैरों पे गीला कपड़ा मार देती, मेरे मुंह पे थोड़ा पानी लगा के पोंछ देती थी, ये सब मम्मी करती थी। और मेरे पिताजी मुझे खाना खिला देते थे, भाई मुझे फ्रेश कराने ले जाता था। ऐसी हालत हो गई थी। बट आफ्टर 1 मंथ मैंने धीरे 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 रिकवर करना शुरू किया। नवंबर 2019 में मेरा ऑपरेशन हो गया और दिसंबर में मैंने वापस मेरी क्लास ज्वाइन कर ली, क्योंकि बहुत कुछ देख चुका था, काफ़ी मैं पीछे हो चुका था, बिल्कुल प्रैक्टिस बंद हो चुकी थी। और जब मैं, ऐसा था ना कि जब मेरी बीमारी चल रही थी, जब मैं बैठ नहीं सकता, जब मैं बैठ नहीं पा रहा था अपनी बीमारी के दौरान, तब मैं सोचता था यार मैं स्टेनो की तैयारी अब मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन उस बीमारी में ही मैंने एक चांस निकाला अपने लिए, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली कि मैं बैठ तो सकता नहीं, लेकिन जो मेरी कॉपीज़ हैं जिसमें मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन्हीं वर्ड्स को मैं वापस से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और देखते ही देखते 5-6 महीने में मैंने 3-4 कॉपियों की वर्ड्स की प्रैक्टिस कर डाली, भर दिया उनको। भरी भी तो थी, लेकिन उन्हीं वर्ड्स को मैंने वापस से प्रैक्टिस कर ली। मैंने वापस से अपनी कोचिंग ज्वाइन करी ऑपरेशन होने के 1 महीने बाद। तो वहाँ पर एक फ्रेंड था मेरा, उसने कहा कि यार तेरा 1 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ है और तू
कोचिंग में आने लग गया, थोड़ा रेस्ट तो करता भाई, थोड़ा शरीर को आराम तो देता, अच्छे से रिकवर तो होने देता। मतलब भाई मैं पहले ही बहुत पीछे हो चुका हूँ, एग्ज़ाम कब आ जाए कब फॉर्म निकल जाए पता नहीं है। और दिसंबर में मैंने ज्वाइन करी, दिसंबर और जनवरी, जनवरी एंड में मतलब कि 30 जनवरी 2020 को स्टेनोग्राफर के फॉर्म आ गए राजस्थान हाई कोर्ट के। मैं शरीर घर पे आके जब मुझे जानकारी मिली कोचिंग में, जब हमारे टीचर ने बताया कि फॉर्म आ चुके हैं, तैयारी शुरू कर दो और अच्छे से जितनी कर रहे हो उससे डबल कर दो। अब आप सोचिए कि मेरी एक तो पहले ऐसी हालत थी, पूरा मैं पीछे हो चुका था, पूरी स्पीड गिर चुकी थी। अब मैं कैसे क्या करता, मैं घर पर आया, उस बारे में मैं बैठ के सोच रहा हूँ तो मेरा शरीर काँप रहा अंदर से कि यार क्या होगा, अब मैं कैसे करूँगा। लेकिन मैं बोला अगर मैं यही सोचता रहूँगा तो फिर तैयारी कब करूँगा। सुबह मैं जल्दी उठ के तैयारी करने लग गया, सुबह 4 बजे उठ जाता था, कहीं 5 बजे लगा रहता था, तैयारी करे जा रहा, प्रैक्टिस करे जा रहा, डिक्टेशन लिए जा रहा, वर्ड्स की प्रैक्टिस किए जा रहा। और एक प्रॉब्लम और थी, मैंने अभी तक हिंदी टाइपिंग ही स्टार्ट नहीं करी थी कि मैं हिंदी टाइपिंग तो स्टार्ट कर दूँ। फिर मैंने वो भी स्टार्ट करी, कोचिंग में ही मैंने हिंदी टाइपिंग की क्लास लेना शुरू कर दी। और उसके बाद 1 महीना हो गया, फॉर्म भर चुका था। फॉर्म मैंने उसी दिन भर दिया, 30 जनवरी को ही मैंने फॉर्म भर दिया। कोचिंग घर आके शाम को नेट कैफ़े जाके मैंने फॉर्म भर दिया। अब फरवरी निकल गई, मार्च में लग गया लॉकडाउन। और मार्च से कुछ दिन पहले ही मैंने एक जॉब पे लगा था मैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि पढ़ाई तो चल ही रही है, एक शाम को पार्ट टाइम काम हो जाएगा तो अपनी कोचिंग की फीस निकल जाएगी। और मैं लॉकडाउन लगने से पहले ही मैं जॉब पे लगा था। तो लॉकडाउन लग गया और वो काम ऐसा था कि वो काम लॉकडाउन में ही बंद नहीं हुआ। वो था कॉल सेंटर का, बिजली विभाग का कॉल सेंटर था, तो वो बंद नहीं हो सकता था। तो पूरे लॉकडाउन काम किया। और सबसे बड़ी बात थी कि एग्ज़ाम हुए नहीं और मुझे थोड़ा और मौका मिल गया काम करने का, सॉरी पढ़ाई करने का। लेकिन उस दरमियान क्या हुआ, स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद हो चुका था। लेकिन जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर ये था कि आप अपनी कॉपी किताब जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ पर लाके पढ़ सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट वहाँ हो चुका था। अब बात आती है नेक्स्ट ईयर की, मतलब कि 2021 की। मार्च में नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है कि अप्रैल में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने जॉब छोड़ दी और 1 महीना कंटिन्यू मैंने दबा के तैयारी करी अच्छे से। मतलब कि नींद नहीं आती थी, मतलब कि मैं 11-12 बजे तक तैयारी कर रहा हूँ और 3 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। फिर मैं वापस तैयारी में लग जाता था, फिर वापस कोचिंग जाता था, फिर आके फिर तैयारी में लग जाता था। इतनी तैयारी करी कि मैं चाहता था कि मैं अपने आप पे अफसोस ना करूं कि मैंने अपनी तैयारी में कोई कमी छोड़ी है। दबा के अच्छे से ज़बरदस्त तैयारी करी मैंने, कोई कमी नहीं छोड़ी तैयारी में। अब आता है एग्ज़ाम का दिन, 3 अप्रैल, फर्स्ट डे, फर्स्ट शिफ्ट और मेरा एग्ज़ाम। मेरे फ्रेंड्स का एग्ज़ाम नहीं था उस दिन, उनका अगले था। मतलब 3-4 दिन एग्ज़ाम चलने थे, 2 पारियों में था पहले दिन, और पहले ही दिन पहली पारी और मेरा नंबर। तो डिक्टेशन बहुत इजी। वहाँ पर भीड़ देखी, सबसे पहले तो मैं सेंटर पे गया। ये जयपुर में कूकस में आर्य कॉलेज में नंबर आया, सेंटर आया था सबका, पूरे राजस्थान का वहीं सेंटर आया था, ठीक है। अब वहाँ पर गए तो वहाँ पर भीड़, ज़बरदस्त भीड़, लंबी की लंबी लाइनें लग रही भाई साहब। लेकिन वो भीड़ देखकर मेरी क्या हालत हुई मैं ही जानता हूँ। मैं देखा अपना तो कहाँ ही नंबर आएगा, कि कहाँ इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, इनके आगे तो मैं क्या ही अड़ता भिड़ता हूँ है। हम क्लास में बैठे, जाके हम अपनी जगह पर बैठे, तो 2 कैंडिडेट मेरे लेफ़्ट हैंड पे बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है, नाम तो मैं उनका भूल गया। बोला आप कहाँ से आए हो, उन्होंने कहा जोधपुर से। तो मैंने कहा भैया आपको कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए। बोले भैया मुझे तो अभी कुछ महीने ही हुए हैं, मेरा तो कोर्स ही कंप्लीट हुआ है अभी। मैंने कहा अच्छा। फिर एक उसके लेफ़्ट हैंड पर एक और भाई बैठा हुआ था, मैंने उनसे पूछा, सेम यही जवाब, सिटी और नाम तो मैं भूल गया वो कहाँ से थे।
उनका भी यही जवाब बोला, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ और मतलब कोर्स ही कंप्लीट हुआ है। अब आता है डिक्टेशन का नंबर। डिक्टेशन होती है स्टार्ट। 70 की स्पीड थी, बहुत स्लो स्पीड थी, बहुत अच्छी थी, आराम से लिख सकते थे। मैंने पूरी तैयारी कर ली, तैयार हो गया, लेके ये कॉपी ये पेंसिल और लिख के तैयार हो गया। कुछ भी आएगा बस लिख देना है। 6 मिनट की डिक्टेशन, 420 शब्द, 70 की स्पीड। वो ऊपर भी जा रही थी थोड़ी और नीचे भी आ रही थी, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगा नहीं कि एकदम ज़्यादा स्पीड हो रही है। स्टार्ट हुआ और एंड आते आते मेरी डिक्टेशन एकदम फर्स्ट क्लास, एक नंबर बनी मेरी डिक्टेशन। बिल्कुल कहीं पे भी कोई काट छाट नहीं। मैं एक जगह तो पीछे रह गया था, लेकिन वो इतना ईजी था कि मैंने वापस जाके उसको पीछे जाके वापस लिख दिया। इतना मैंने कवर कर लिया पूरा। अब आया टाइपिंग का नंबर। टाइपिंग भी मैंने पूरे अच्छे से कर दी, उस स्टेनो की मतलब ट्रांसलेट, हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दिया पूरा। बस एक दो वर्ड में छूट गया था मात्रा में, क्योंकि मुझे धक धक हो रही थी अंदर से कि कहीं कुछ छूट नहीं जाए, और उसी डर के चक्कर में एक दो मात्राएँ छूट गई। अब आता है हिंदी टाइपिंग का टेस्ट 10 मिनट का। वहाँ पे हो गई थोड़ी गड़बड़। जो डेस्क रहती है ना, जो अपन कीबोर्ड रखते हैं और फिर वो वापस अंदर चले जाती है, तो मैं जैसे ही टाइप कर रहा ना, तो वो जैसे मैं फ्लो आ रहा, मेरा स्पीड का फ्लो बन रहा है, तो वो अंदर घुस रही। फिर मैं उसको वापस खींचूँ, फिर अपने में हाथ जमाऊँ, फिर मैं स्पीड में जाऊँ, फिर वो अंदर चले जाए। और उसके चक्कर में मेरी पूरी एक लाइन गलत हो गई। मतलब गलत कैसे हुई, मतलब मैंने वही लाइन, एक लाइन को दोबारा रिपीट कर दिया, फिर मैंने उसी को बैक स्पेस के चक्कर में मिटाया, उतने में तो वो टाइम ही हो गया। अब आता है एफिशिएंसी टेस्ट का नंबर। एफिशिएंसी टेस्ट में मैंने काफ़ी अच्छा किया, मतलब कि उसमें 2003 का वर्ड था शायद, वो MS वर्ड था, लेकिन उसकी भी तैयारी कर रखी थी, तो उसमें भी काफ़ी मैंने अच्छा किया। अब आता है नेक्स्ट डे, मतलब कि मेरे फ्रेंड्स का एग्ज़ाम था, तो उससे पहले मुझे फ़ोन आने लग गए शाम को, रात को, कि भाई कैसा हुआ, कैसा था, डिक्टेशन कैसी आई थी, भीड़ कैसी थी, क्या था, कैसा एक्सपीरियंस था। तो मैंने उनको सब बता दिया जो भी वहाँ पर मेरे साथ हुआ, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे का नंबर आया मेरे फ्रेंड्स का। डिक्टेशन बहुत हार्ड, बहुत स्पीड में और आवाज़ कम। उनका वहीं उनको पता चल गया कि ये नंबर नहीं आना, मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है एग्ज़ाम में। तो ये सब दूसरी बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रिज़ल्ट आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मैं काफ़ी हताश, काफ़ी निराश हुआ। उस वक्त ये पता नहीं चल रहा था कि मैं रह कहाँ गया। पता ही नहीं चल रहा था कि किस में एफिशिएंसी में कितने नंबर आए, या टाइपिंग में कितने नंबर आए, या स्टेनो का जो एग्ज़ाम दिया डिक्टेशन में कितने नंबर आए, ये सब नहीं पता चला। 3 महीने बाद तो रिज़ल्ट आया, और 3 महीने बाद ही नंबर डिक्लेयर किए जो बच्चे पास नहीं हो पाए, जो क्लियर नहीं कर पाए। तो मेरे स्टेनो में मेरे नंबर थे 100 में से 92, और हिंदी टाइपिंग में मेरे नंबर रह गए 22, और एफिशिएंसी टेस्ट में मेरे थे 40 नंबर। अगर वो मिस्टेक मुझसे वहाँ नहीं हुई होती तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका होता, मैं स्टेनोग्राफर बन चुका होता हाई कोर्ट में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तो उस वक्त नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा निराश हुआ, बहुत मूड ख़राब हो गया। घर पे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मम्मी भी काफ़ी निराश हुई, बेटा तूने इतनी तैयारी करी, कहाँ कमी रह गई। मतलब मम्मी कोई बात नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है, मैं वापस से तैयारी करूँगा। लेकिन इस बार ये फ़ायदा है कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहा हूँ कि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा। तो उसी के साथ मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मुसीबतें खूब आई है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है, निराश भी हुआ हूँ, दुखी भी हुआ हूँ, परेशान भी हुआ हूँ, लेकिन अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, खुद की मेहनत पर यकीन है, अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, गिव अप मत करना यार, कभी कंटिन्यू रखना, चाहे कैसा भी वक्त हो। अभी मैं जॉब भी करता हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो बैलेंस बिठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए अभी ज़्यादा तो टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, लेकिन जितना भी मिलता है मैं करता हूँ तैयारी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये थी मेरी स्टेनो की जर्नी गाइस। तो आपकी भी अगर कोई जर्नी हो और आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, आप जयपुर में हैं, तो मैं आपके साथ
वीडियो शूट करने के लिए तैयार हूँ। हम वो वीडियो शूट करेंगे ताकि आपकी जो जर्नी है उससे कोई प्रेरित होकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके और कभी भी निराश ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी गाइस, ये तो ज़िंदगी है। प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो जीने का मज़ा कैसा आएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी भी कोई स्टेनो की जर्नी है कि आपको किसने बताया, कहाँ से आपने सोचा स्टेनोग्राफ़र बनना है, स्टेनो की तैयारी करनी है, चाहे एसएससी हो, आरएस अधीनस्थ हो, आरएसएम, एसएसबी और रेलवे हो, या और भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप स्टेनोग्राफ़र की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किसने बताया, कहाँ से आपने तैयारी करना शुरू करी और कब से कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो में और आप जयपुर में रहते हैं, तो आप मुझे अपना नाम शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप भी मेरे साथ वीडियो शेयर करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।